नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में बताया, राज्य सरकार के भी केंद्र सरकार के समान ही तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। संविधान के अनुसार पहला अंग कार्यपालिका है, संविधान के अनुसार दूसरा अंग विधायिका है और संविधान के अनुसार सरकार का तीसरा अंग राज्य की न्यायपालिका है। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 6 में, कौन से भाग में? भाग 6 में अनुच्छेद कहाँ से? भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 151 152 से 237 तक। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य की सरकार का जिक्र किया गया है। राज्य के इस सरकार में कार्यपालिका का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। इसी भाग के अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक, कितने साथियों? अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक राज्य के विधानमंडल का जिक्र किया गया है। तो सरकार के तीन अंग और इसके बाद अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य की उच्च न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिका का जिक्र किया गया है। तो साथियों, संविधान के अनुसार केंद्र की तरह राज्य स्तर पर भी एक ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया है जिस व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है, जिस व्यवस्था को संसदीय प्रणाली कहा जाता है। और यह संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की है। कौन से संविधान से? ब्रिटिश संविधान से हमने इस प्रणाली को ग्रहण किया है। तो साथियों, इस संविधान प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका का गठन विधायिका में से ही होता है और इस कार्यपालिका के संवैधानिक मुखिया के रूप में राज्यपाल को और राजनीतिक मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री को जाना जाता है। जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, उसी तरह से प्रत्येक राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। साथियों, प्रधानमंत्री संघ सरकार के मामले में सर्वोच्च राजनीतिक पदाधिकारी होता है और राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री सर्वोच्च राजनीतिक पदाधिकारी होता है। हम जिस मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, अगर उस पर विस्तार से परिचर्चा करें तो सबसे पहले हमारे सामने यह उपबंध है कि मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद को सरकार के कौन से अंग में शामिल किया गया। तो मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिमंडल और उसकी मंत्री परिषद सरकार के कार्यपालिका के अंग में शामिल हैं। कार्यकाल के आधार पर कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। एक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका और दूसरी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है उसे गवर्नर के नाम से जाना जाता है और जो राजनीतिक कार्यपालिका का बड़ा पदाधिकारी है उसे मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद, महाधिवक्ता और राज्यपाल को मिलाकर राज्य की कार्यपालिका कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे सामने प्रश्न आता है कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का भारत के संविधान में क्या उल्लेख है। तो साथियों, सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में जाना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहता है, आइए इस पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में ये लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य की एक राज्य मंत्री परिषद होगी। तो संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं किया गया है, अपितु किसका जिक्र किया गया है? मंत्री परिषद का, राज्य की मंत्री परिषद का। इस राज्य की मंत्री परिषद का एक मुखिया होगा। क्या होगा? संविधान के अनुसार एक मुखिया होगा और इस मुखिया को क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री कहा जाता है।
तो संविधान के अनुच्छेद 163 खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया है उस मुखिया को मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये भी साथियों में ध्यान रखना है कि ये जो मुख्यमंत्री है उसका जिक्र अनुच्छेद 163 में नहीं अपितु 164 में किया गया है। मुख्यमंत्री पद की अगर हम बात करेंगे तो मंत्री परिषद का उल्लेख तो कहाँ किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य की एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को कर्तव्यों का निर्वहन करने में यह मंत्री परिषद सहयोग करेगी और सलाह देगी, लेकिन उन मामलों में ना तो सहायता करेगी और ना ही सहयोग देगी जो मामले राज्यपाल के स्वयं विवेक के होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड और मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है, ये संविधान कह रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रत्येक मंत्री है और जो पूरी मंत्री परिषद है अर्थात मुख्यमंत्री सहित इसे मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री सहित व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, जबकि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164 के खंड 2 के अनुसार विधानसभा के प्रति होता है। अब मुख्यमंत्री के बारे में क्या उपबंध है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164। आर्टिकल 164 क्या डिक्लेरेशन करता है? अनुच्छेद 164(1). अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 164(1) में जिक्र किया गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका मतलब मुख्यमंत्री क्या होता है साथियों? मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता अपितु मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। किस मामले में? मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्री भी नियुक्त होते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तो मुख्यमंत्री बहुमत दल के द्वारा चयनित होता है, सेलेक्टेड होता है, नॉट इलेक्टेड। यू शुड बी नोटिस, नॉट इलेक्टेड, ओनली सेलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य के विधानमंडल में निम्न सदन या विधानसभा में बहुमत रखने वाले दल के द्वारा उसका चयन होता है, जिसे बहुमत दल के नेता को राज्यपाल अपॉइंटेड करता है। तो सीएम हमेशा अपॉइंटेड होता है, नॉट नॉमिनेटेड होता है और ना ही वह इलेक्टेड होता है। एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वह इलेक्टेड है, परंतु एज ए चीफ मिनिस्टर वह अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्निंग स्टेट। संबंधित राज्य के द्वारा राज्यपाल के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता होता है। कई बार राज्यपाल अल्पमत के नेता को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देता है, जो राज्यपाल के पद को विवादास्पद स्थिति में ले जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। साथियों अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, परंतु राज्यपाल ऐसी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(2), कुछ टेक्निकल एरर हो गया, अनुच्छेद 164(2) इस आर्टिकल के अनुसार आर्टिकल 164 खंड 2 इसके अनुसार जो राज्य की मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो केंद्र में अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्र की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ 164 क्लोज 2 है, वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसे व्यक्ति जो मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता, जो भी मंत्री होगा वह राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। मंत्री किसकी शपथ लेता है दोस्तों? मंत्री
पद व गोपनीयता की शपथ लेता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री से, जैसा मैंने पहले बताया, मुख्यमंत्री भी मंत्री परिषद का सदस्य होता है। प्रत्येक मंत्री राज्यपाल अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं हो? बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं हो, परंतु मंत्री बनाए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर उसे मेंबरशिप सदस्य बनना होगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव हार गई, परंतु वो मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद एक सीट समर्थकों के द्वारा खाली की गई, मेजर सपोर्टर्स के द्वारा। उपचुनाव में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सदस्य निर्वाचित होकर या निर्वाचित होकर सदस्य बनी। तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, जो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अर्थात वह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। परंतु यह उत्तरदायित्व कैसा है? यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। सामूहिक रूप से वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इन मंत्रियों की सुविधाएं, वेतन, भत्ते सब का निर्धारण विधानसभा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा साथियों, प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। क्या कर्तव्य होते हैं? अनुच्छेद 166 के अनुसार, किसके अनुसार? आर्टिकल 166 के तहत मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति कि वह राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, राज्यपाल को राज्य के विधायन के संबंध में और राज्य के प्रशासन के संबंध में संपूर्ण सूचना लिखित रूप में प्रदान करेगा। इसका मतलब है अनुच्छेद 167 के तहत, अनुच्छेद 166 में इस बात का जिक्र किया गया है कि वह सभी कार्य जो होंगे वो मुख्य राज्यपाल के नाम से जाने जाएंगे। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधायन और प्रशासन संबंधी सभी कार्यों की लिखित सूचना देगा। 3 तरह के कर्तव्य हैं। जिनकी सूचना मांगे वो भी देगा। ऐसा कोई मामला जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया परंतु मंत्री परिषद ने विनिश्चय नहीं किया है, उस मामले को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति ठीक वैसे ही कर्तव्य जैसे प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य होता है। अब साथियों, इसके बाद आता है मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देने वाली एक सबसे बड़ी इकाई है। किन मामलों में वह सलाह देता है? मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में। तो मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह से की जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। उसके द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति में भी सलाह दी जाती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति में भी सलाह दी जाती है। कुलपतियों की नियुक्ति में भी सलाह दी जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में भी सलाह दी जाती है। उसके द्वारा राज्य वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को नियुक्ति में सलाह दी जाती है। अनेक मामलों में मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल नियुक्तियां करता है। तो इनडायरेक्टली वह नियुक्तियां मुख्यमंत्री के द्वारा ही की हुई मानी जाती हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा यदि मुख्यमंत्री विधानसभा, जिन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, तो वहाँ जहाँ पर वह विधानसभा का सदस्य होता है वहाँ वह विधानसभा का नेता या विधानसभा में बहुमत दल का, जो दल बहुमत रखता है, बहुमत दल का नेता होता है। इसलिए वे विधानसभा में राजनीतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए दलीय अनुशासन को भी बरकरार रखता है। इसके अलावा वह केंद्र से बातचीत करने के लिए, केंद्र से वार्तालाप करने के लिए एक सर्वोच्च राजनीतिक पदाधिकारी होता है। वह राष्ट्रीय विकास परिषद, जो राष्ट्रीय विकास की योजनाओं का अंतिम अनुमोदन देती है,
राष्ट्रीय विकास परिषद और वे परिषदें जो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है, उन अंतर्राज्यीय परिषद का भी मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में वह भूमिका निभाता है और अंतर्राज्यीय परिषद में भी वह भूमिका निभाता है। तो साथियों, जो मुख्यमंत्री है उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है, वह राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। अब हम जिक्र करते हैं मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट का और मंत्री परिषद, जिसका जिक्र हमने संविधान के तहत कर लिया है। तो मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? साथियों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा, मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्री परिषद में मंत्री वेतन भत्ते अधिनियम के अनुसार 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं। कितनी कैटेगरी के मंत्री होते हैं? संविधान ने ऐसा नहीं कहा है, 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं। पहले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरी कैटेगरी के मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। कई बार इन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी कहा जाता है। इसके अलावा राज्य मंत्रियों का सहयोग करने के लिए उपमंत्री भी होते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का भाग नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री तीनों को मिलाकर मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, जबकि केवल पहली कैटेगरी के मंत्री, जो मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल है, उसमें केवल पहली श्रेणी के मंत्री होते हैं, बाकी मंत्री परिषद में तीनों श्रेणियों के मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष होता है और कैबिनेट का भी अध्यक्ष होता है, इसलिए मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे या सरकार का पतन हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो मुख्यमंत्री के साथ संपूर्ण मंत्री परिषद का अंत हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। मुख्यमंत्री के जाने से सभी मंत्रियों को जाना होगा और मुख्यमंत्री के रहने से सभी मंत्री रह सकते हैं। तो अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर होते हैं, इसलिए सभी मंत्री एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। अगर नीतिगत मामला है तो सभी मंत्रियों को एक साथ जाना होता है, और व्यक्तिगत और आलोचना निंदा का मामला है, संबंधित जो मंत्री है उसी के ऊपर ये निंदा प्रस्ताव लागू होगा। पूरी मंत्री परिषद का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वह प्रधानमंत्री की तरह ही राज्य में मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री जैसी भूमिका निभाता है। तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है, पहली बार जो राजस्थान का मुख्यमंत्री था, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करें। तो राजस्थान का पहला जो मुख्यमंत्री था, जिसको पहले प्रधानमंत्री के पदनाम से जाना जाता था, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, हीरालाल शास्त्री थे। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। फिर से ध्यान रखोगे, मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, नियुक्त होता है। इस समय राजस्थान में 1 नवंबर 1956 तक राज प्रमुख का पद हुआ करता था, राज्यपाल का पद नहीं हुआ करता था। परंतु हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के वो पहले मुख्यमंत्री जो निर्वाचित मंत्री थे, राजस्थान के पहले, निर्वाचित का मतलब निर्वाचित सदस्य थे जिनको मुख्यमंत्री, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे विधानसभा में निर्वाचित किया गया हो और वो मुख्यमंत्री बना। तो निर्वाचित सदस्य जो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बना वह था टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल 1951 से 52 तक मंत्री रहा, और 1952 से 57 तक जो पहली विधानसभा थी उसमें अलग अलग जो मंत्री थे उन मंत्रियों को प्रभार मिला, उन मंत्रियों को शामिल किया गया। तो ऐसे मंत्री, जिन मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया, उन मंत्रियों में कौन कौन शामिल थे? जो लंबे कार्यकाल तक कार्य कर रहे थे,
जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, जैसे बरकतुल्ला खां पहले मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। जो मोहनलाल सुखाड़िया थे वो सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान में किस मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। 4 बार ये कितनी बार मंत्री मुख्यमंत्री बने? 4 बार मुख्यमंत्री बने और इन्होंने लंबे समय तक इस मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। राजस्थान में ऐसे मंत्रियों में सबसे पहले हम जो जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री एक मनोनीत मुख्यमंत्री या गैर निर्वाचित सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री था। टीकाराम पालीवाल जो पहला मुख्यमंत्री था निर्वाचित सदस्य के रूप में। मोहनलाल सुखाड़िया जिसने सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के पदभार पर कार्य किया। जब 1951 में हीरालाल शास्त्री को हटा दिया गया तो राजस्थान से संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनमें CS वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब है टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री थे, जो 3 मार्च 1952 से अक्टूबर 1952 तक कार्य कर रहे थे। इसके बाद जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया। सर्वाधिक कार्यकाल तक कार्य करने वाला लगभग 1957 से 71 तक 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1973 से 1977 तक हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो टीकाराम पालीवाल के बाद जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों में जयनारायण व्यास का नाम है, ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों में मोहनलाल सुखाड़िया का नाम है, ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों में बरकतुल्ला खान का नाम है, ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्रियों में हरिदेव जोशी का नाम है, भैरों सिंह शेखावत का नाम है। भैरों सिंह शेखावत भी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने। 2 बार उनके मुख्यमंत्री काल में, तो भैरों सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में राजस्थान में 2 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। तो भैरव सिंह लिख दिया मैंने। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रीय शासन जारी किया गया। एक बार रघुकुल तिलक जब थे तब, और दूसरी बार CM चन्ना रेड्डी के समय राष्ट्रीय शासन की घोषणा की गई। इसके अलावा जगन्नाथ पहाड़िया अल्पकाल कार्य के लिए, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा जिन्होंने विधानसभा का ही सामना नहीं किया, श्री अशोक गहलोत 1998 से अगर हम देखें तो अशोक गहलोत, और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहले निर्वाचित सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य करने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, और पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले या मृत्यु होने वाले बरकतुल्ला खान, और 3 बार मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो इसका मतलब है कि इन लोगों के द्वारा भी मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया गया है। आगामी 3 बार का मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से आने की पूरी संभावना है। इसलिए भैरव सिंह के बाद अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत के बाद यदि कोई होगा दोबारा, अगर वसुंधरा राजे आती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी ऐसी मुख्यमंत्री होगी जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन मुख्यमंत्रियों में सबसे चर्चित जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो जगन्नाथ पहाड़िया, जो राज्य के पहली बार अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री बने हैं। तो साथियों, ये था राजस्थान में मंत्रिपरिषद। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का एक विशेष प्रावधान जो आपको ध्यान में रखना है, वो प्रावधान है मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर प्रावधान है। अर्थात संविधान संशोधन कौन सा? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो कि लागू हुआ 2004 से, 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ। उसमें यह तय किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार राजस्थान की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। तो 15% तो हो सकता है, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। अर्थात मुख्यमंत्री सहित
अन्य मंत्री 29 और मुख्यमंत्री को शामिल करने से टोटल 30 मंत्री। तो मुख्यमंत्री के अलावा 29 और मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। इसी के साथ संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 के उपखंड क में ये मेंशन किया गया है कि कम से कम 12 मंत्री होंगे, 11 अन्य मंत्री और एक मुख्यमंत्री सहित 12 कम से कम होंगे और अधिकतम 29 प्लस 1 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो अलग अलग स्वरूप में आप ध्यान रखोगे कि संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद का आकार सीमित किया गया है, मंत्रिमंडल का नहीं, कैबिनेट का नहीं। अब कितने मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, कितने उपमंत्री मुख्यमंत्री होंगे, उपमंत्री होंगे, इन सब का निर्धारण मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए राज्य की राजनीतिक धुरी का जो पहिया है और केंद्र है वह मुख्यमंत्री होता है। संपूर्ण व्यवस्था का धुरी और चक्र मुख्यमंत्री होता है। केंद्र की तरह प्रधानमंत्री की भूमिका मुख्यमंत्री निभाता है। 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान में राज प्रमुख का पद राज्यपाल में परिवर्तित हो गया, जो मैंने पहले भी बता दिया है, इसको राज्यपाल कहा गया। इसके अलावा 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में राष्ट्रीय शासन लगाया गया। पहले नंबर पर डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे और उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन मोहनलाल सुखाड़िया, उनके कार्यकाल में 1967 में राष्ट्रीय शासन लगाया गया। दूसरी बार राष्ट्रीय शासन 1977 में लगाया गया, जब देवपाल त्यागी राज्यपाल थे और इन राज्यपाल के समय हरदेव जोशी जो मुख्यमंत्री थे उनके समय राष्ट्रीय शासन लगाया गया। इसके अलावा 1980 में भैरों सिंह मुख्यमंत्री थे और उस समय रघुकुल तिलक राज्यपाल थे, उस समय राष्ट्रीय शासन लगाया गया। इसके अलावा 1992 में CM रेड्डी, चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे और भैरव सिंह मुख्यमंत्री थे, जिनके दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय शासन लगाया गया। तो 4 बार राष्ट्रीय शासन भी राजस्थान में लगाया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री संपूर्ण राजनीतिक कार्यपालिका का सबसे प्रधान और सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति होता है। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।